Good morning, everyone. This is Anil Singh, your maths teacher, and today I am going to start with a beautiful topic, probability. Probability is a very important topic for the mathematics. और अगर आप इसके इम्पोर्टेंस की और इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ये वैल्यू रखता है एग्ज़ाम्स में और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम को आप देख लीजिए, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और बहुत कुछ सीखने के लिए है इस टॉपिक में। ये आप तो समझते होंगे, आप जहाँ से मैथ स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक मैथमेटिक्स है वहाँ तक प्रोबेबिलिटी आपको नज़र आएगी। ठीक है, और अपनी डेली बेसिस लाइफ पर भी प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, या कह सकते हैं कि हम उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन मैथमेटिकली आखिर ये किस तरह से, क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये किस तरह से वर्क करेगी, बात इसकी करेंगे आज हम लोग, है ना। चलिए, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या, है ना। सबसे पहली बात कि प्रोबेबिलिटी कहते किसे हैं, तो इसको देखते हैं जरा। एक मिनट, देखिए पहले मैं आपको समझाता हूँ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को कि आखिर प्रोबेबिलिटी कहते किसे हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक्स, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के पहले बेसिक्स को क्लियर करेंगे, है ना। जो भी उसकी बेसिक चीज़ें हैं, या कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए या समझने के लिए या जानने के लिए हमें जिन छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहले हमें वो पता होना चाहिए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन क्या है। देखिए, प्रोबेबिलिटी का अगर एप्लीकेशन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन है एक तरह से ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? पॉसिबिलिटी को, या कह सकते हैं संभावना को। ठीक है, ठीक है, ये किसको दिखाता है? पॉसिबिलिटी, या कह सकते हैं संभावना, या कह सकते हैं चांस, है ना। इसको आप बोल सकते हैं चांस। ठीक, क्लियर। अब देखिए, अब इस पॉसिबिलिटी को समझने के लिए, या मान लीजिए इस टॉपिक के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको बिल्डअप करने के लिए हमें जिस टॉपिक की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो जिस टॉपिक की हमें ज़रूरत होती है वो है पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है इसका वो डायरेक्टली रिलेटेड है पीएनसी से, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस टॉपिक से आई थिंक आप लोग थोड़ा सा अवेयर होंगे, जानते होंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पीएनसी जिसे कहते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में अगर मैं थोड़ा आपको समझाऊं तो मैं इतना ज़रूर इसमें बता सकता हूं अभी के लिए फ़िलहाल, कि आप थोड़ा सा समझ जाएं कि ये एक तरह से सिलेक्शन और अरेंजमेंट का केस होता है। ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या बताता है? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। तो जो परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन जो है उसको बोलते हैं हम लोग सिलेक्शन, और कॉम्बिनेशन को बोला जाता है अरेंजमेंट। अब आप ये बताइए, सिलेक्शन का मतलब होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं। अरेंजमेंट का मतलब होता है, देखिए जो कॉम्बिनेशन है वो अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट विदाउट सिलेक्शन नहीं हो सकता। जब तक आप किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हाउ कैन यू पॉसिबल, आप बताइए, कह सकते हैं क्या कि ये अरेंज हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो पहले अरेंजमेंट आफ्टर सिलेक्शन, इसको बोला जाता है अरेंजमेंट आफ्टर सिलेक्शन। ठीक,
तो कभी भी अरेंजमेंट डायरेक्ट नहीं हो सकता, आफ्टर सिलेक्शन ही अरेंजमेंट हो सकता है। क्लियर ना? अब अगर ये मैं बात करूं कि आखिर एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं ले लूं कि आखिर ये किस तरह से ये अरेंजमेंट हो रहा है या किस तरह से ये सिलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं कहूं कि ए, बी और सी तीन अपने पास क्या है, तीन अपने पास अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तीन मेरे पास क्या है, अल्फ़ाबेट है। अब मुझे इनमें से दो अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करना है, कोई भी दो, एनी टू ऑफ थ्री, एनी टू, सेलेक्ट एनी टू ऑफ थ्री, ठीक, सेलेक्ट एनी टू ऑफ थ्री। तो आप ये बताइए मुझे कि अगर मैं कोई दो लेना चाहता हूं तो मैं ए बी ले सकता हूं, बी सी ले सकता हूं, ए सी ले सकता हूं, है ना। उसके बाद आप बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि ये इसके अलावा बी ए ले सकता हूं क्या, और सी बी ले सकता हूं क्या, या कह सकता हूं कि ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी हो गया, ठीक है। उसके बाद सी ए हो सकता है क्या। तो आप ही बताइए मुझे अगर मैं बात करूं कि आखिर ये कितने तरीके हैं इसमें, तो आप कह सकते हैं कि देख सकते हैं आप आपके सामने ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, ए सी हो सकता है। मतलब कि अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप बताइए, ए बी को सिलेक्ट करना और बी ए को सिलेक्ट करना एक ही बात है ना भाई। अगर आप ए बी को सिलेक्ट कर रहे हैं या बी ए को सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्शन में तो कोई फर्क नहीं आ रहा है भाई, ए बी को लीजिए या बी ए को लीजिए, बात तो एक ही है। तो सिलेक्शन एक तरह से अगर देखा जाए, सिलेक्शन तो यहाँ पे तीन तरीके का ही है। लेकिन अरेंजमेंट अगर देखा जाए भाई, अगर आप ए को इधर बिठा रहे हैं, बी को इधर बिठा रहे हैं, या बी को इधर, ए को इधर, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट है लेकिन डिफरेंट सिलेक्शन नहीं है, ठीक है ना। दिस इज डिफरेंट अरेंजमेंट बट नॉट डिफरेंट सिलेक्शन। ये डिफरेंट अरेंजमेंट है ना, बट नॉट डिफरेंट सिलेक्शन। ये डिफरेंट सिलेक्शन नहीं है। तो आप ही बताइए, इसी चीज को तीन में से दो सिलेक्ट करने को लिखा जाता है 3C2। क्या लिखा जाएगा, 3C2। क्लियर? इस तरीके से इसको लिया जाता है, तीन में से दो सिलेक्ट करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है NCR, इसी को बोला जाता है NCR, N में से R सिलेक्शन करना है, N में से R सिलेक्ट करना है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल R। अब आप देखिए, इसको अगर इसी के हिसाब से लगा दें आप, तो फैक्टोरियल 3 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, 3 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल R मतलब 2, इस टाइप से आएगा, ठीक है। अब आप बताइए, जब ये ओपन करेंगे हम तो 3 इंटू फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6, और ये तो 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, नीचे 2 आएगा, फैक्टोरियल 2 2 होता है, जब ये कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। तो ये देखिए 3 नंबर ऑफ वेज आ गए, 3 नंबर ऑफ वेज, ठीक है। देखिए, इस टॉपिक को मैंने वैसे बहुत जीरो लेवल से शुरू किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा इसका बैकअप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का होना चाहिए, वरना थोड़ा समस्या हो सकती है, ठीक है। वैसे मैंने बहुत जीरो लेवल से शुरू किया, बट फिर भी खैर, ये देखिए यहाँ से आ गया। अच्छा, NPR क्या होता है, NPR ये होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, है ना, केवल इतना होता है। तो आप बताइए, जैसे ही फैक्टोरियल N लिखूंगा मैं तो 6 आएगा ऊपर, और नीचे कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 3 माइनस 2 नीचे लिखेंगे हम तो ये 1 आएगा। तो बताइए 6 नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं क्या, ठीक है। सिलेक्शन के 3 तरीके हैं, लेकिन अरेंजमेंट के यहाँ पे 6 तरीके हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। तो यहाँ से एक चीज़ ये निकल के आ रही है, ये फैक्टोरियल क्या है ना, फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए।
तो फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि अगर आप फैक्टोरियल का साइन ऐसे होता है, अगर मान लीजिए कहीं पे फैक्टोरियल n लिखा है तो इसका मतलब है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा 3 इंटू टू इंटू वन, ठीक है, और 1 में जाके ये रुक जाएगा। मतलब कि एक तरह से फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, है ना, क्या है फैक्टोरियल n, या कह सकते हैं फैक्टोरियल इज अ प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, n लगातार नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ बातें और देखिए यहाँ पे, कुछ इम्पॉर्टेंट नोट कि अगर मैं कहूँ फैक्टोरियल 0 तो इसकी वैल्यू होती 1, फैक्टोरियल 1 की 1, फैक्टोरियल 2 की 2 इंटू 1 होगा मतलब 2 आएगा, फैक्टोरियल 3 की तो आप बोलेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा मतलब 6 आएगा, है ना। वैसे ही बोलेंगे फैक्टोरियल 4 कितना होगा, तो देखिए एक 4 और आ जाएगा तो 24 हो जाएगा। यहाँ फैक्टोरियल 5 कितना होगा 120 होगा, फैक्टोरियल 6 कितना होगा 720 होगा, फैक्टोरियल 7 कितना होगा, तो देखिए एक 7 और आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये आप इनको दिमाग में होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने जो भी फैक्टोरियल्स हैं वो लिखा दिए हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है, उसके आगे भी आएंगे तो उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बातें देखिए, नोट हमेशा याद रखें कि NCN की वैल्यू क्या होगी, NCN मतलब n में से मुझे n लोग सेलेक्ट करने हैं तो उसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे 1। अगर मुझे n लोगों में से मान लीजिए 4 लोगों में से 4 लोग सेलेक्ट करने हैं तो 4 उसका एक ही तरीका होगा ना, 4 तरीके थोड़ी ना होंगे, सारे एक साथ ले लिए हमने, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। अगर मैं बोलूँ NC1 इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे इसका आंसर आएगा n, क्योंकि n में से आप एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब 4 में से अगर एक को सिलेक्ट करना है तो उसके 4 तरीके होंगे, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे n। अगर मैं कहूँ NC0 n में से मुझे एक भी नहीं लेना है तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1। और एक चीज़ और ध्यान दें कि NCR इक्वल टू होता है NCN माइनस R के, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे जानकारी थी जो मैंने आपको दी, ठीक है। इतना आइडिया आपको होना चाहिए तभी आगे की जो चीज़ें हैं वो आप समझ पाएंगे। तो फैक्टोरियल्स पहले तो समझ लीजिए, थोड़ा बहुत NCR NPR को आइडिया होना चाहिए, है ना। बहुत डिटेल में मैं नहीं गया हूँ कि मैंने एक एक चीज़ आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की हो, क्योंकि हम तो टॉपिक प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है PNC को बहुत डिटेल से नहीं बताया जा सकता है। तो इतना आइडिया होने के बाद अब मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी पे। चलिए सभी लोग देख लीजिए, जिसको भी ठीक लग रहा है, जहाँ से भी ठीक लग रहा है नोट कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके हम लोग कॉन्सेप्ट पर कि प्रोबेबिलिटी को आखिर कैसे पढ़ा जाए, और प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अब हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे कि देखिए
चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी की। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी को हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, अच्छा प्रोबेबिलिटी में मुझे कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे पढ़ने हैं पहले वो देख लीजिए। जैसे प्रोबेबिलिटी में जो इसका मेजर सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो है सबसे पहला तो कॉइन्स, फिर दूसरा डाइस, कार्ड्स, बॉल्स या कह सकते हैं कलर्ड बॉल्स एंड अदर। ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रोबेबिलिटी को अगर समझना है तो मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी क्या है, एक तरह से संभावना है ना। अब देखिए प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी जो होती है वो एक तरह से दो तरीके से होती है ना भाई। कुछ अच्छा इसका दूसरा मतलब था चांस, है ना। तो चांस क्या है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपसे कि ये एक एरिया मैंने ऐसे ले लिया है, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा क्या है। जैसे मान लीजिए इसमें एक, ये मान लीजिए एक बैग है, ये कह सकते हैं कि कुछ भी है, ऐसे बैग मान लीजिए, चलिए एक बैग है ना। और इसमें एक रेड बॉल है, एक येलो बॉल है, एक ग्रीन बॉल है ना, एक वाइट बॉल है। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इससे मुझे एक बॉल पिक आउट करनी है, एक बॉल यहाँ से मुझे निकालनी है, तो इसकी संभावना क्या है। तो आप ये बताइए मुझे, पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो पॉसिबिलिटी ऑफ वाइट बॉल ठीक, पॉसिबिलिटी ऑफ वाइट बॉल क्या होगी अगर मैं एक बॉल निकालता हूं। तो आप बताइए, हो सकता है मैं रेड निकालूं, चांस मेरा फेल हो गया। एक जैसे मान लीजिए मैंने पहली बार इसको निकाला, कुछ भी पिक आउट किया या कह सकते हैं हम लोगों ने, इसमें एक बॉल को उठाया तो उसमें रेड निकल आई तो वो तो चांस बेकार हो गया। येलो निकल आई तो चांस बेकार हो गया। ग्रीन निकल आई बेकार हो गया। वाइट आएगी तब जाके वो चांस माना जाएगा। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल क्या क्या आ सकता है। तो टोटल या तो रेड आ सकता है, या येलो आ सकता है, या ग्रीन आ सकता है, या वाइट आ सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे मैक्सिमम क्या क्या आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये 4 ऑप्शन है, तो ये जो ऑप्शंस होते हैं ये क्या क्या आ सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। ये क्या है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और आप बताइए, इसी को बोला जाता है सैंपल स्पेस। ये पूरा जो भी आ सकता है इसमें, इसको बोला जाता है सैंपल स्पेस। और ये जो रेड येलो, सैंपल स्पेस का मतलब क्या हुआ, ये पूरा एरिया, या पूरा एरिया का मतलब ये चारों चीज़ें उसमें शामिल है। और अगर मैं कहूँ रेड क्या है, वाइट क्या है, येलो क्या है, तो ये जो रेड वाइट येलो है, ये जो लिखा हुआ है इसमें, ये जो रेड येलो है ना, वाइट और ग्रीन, ये इसके सैंपल पॉइंट्स हैं। ये क्या है, इसके सैंपल पॉइंट्स हैं, ठीक, सैंपल पॉइंट्स हैं। तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो ये कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है सैंपल पॉइंट्स, और वो जिस ग्रुप में होते हैं उस ग्रुप को बोला जाता है सैंपल स्पेस। अगर मैं कहूँ वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलेंगे वाइट एक बार आ सकता है 4 बार में से, तो इसको बोला जाता है इवेंट। क्या बोलते हैं, इवेंट, ठीक है, इवेंट, ठीक। इवेंट का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी, एक तरह से कह सकते हैं।
ठीक है, मैंने एक बॉल उठाई, ये एक इवेंट है, दूसरी बॉल निकाली, ये एक इवेंट है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इवेंट। अब इवेंट जो होता है वो उसको बोला जाता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक, तो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या हुआ? फेवरेबल आउटकम्स का मतलब ये है कि वो चांस जिसमें हमारा रिजल्ट जो है वेरीफाई कर जाएगा, मतलब कि अगर मुझे वाइट चाहिए तो वाइट ही आ जाए, ये फेवरेबल है। लेकिन क्या क्या आ सकता है, फेल वाले इवेंट्स भी उसमें अगर जुड़ जाएं तो उसको बोलते हैं टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं भाई? ऑरेंज भी हो, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, वाइट हो सकता है, रेड हो सकता है, ये टोटल आउटकम्स है। उसमें से फेवरेबल आउटकम्स कौन सा है कि वाइट आ जाए, तो उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। क्लियर ना? आई थिंक इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब बात करते हैं कि देखिए, सैंपल स्पेस भी दो तरह के होते हैं। सैंपल स्पेस भी दो तरह के होते हैं, ठीक है ना? सैंपल स्पेस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सैंपल स्पेस, दो टाइप के होते हैं। एक होता है फाइनाइट सैंपल स्पेस, एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट सैंपल स्पेस और दूसरा होता है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। ठीक, एक होता है फाइनाइट सैंपल स्पेस, एक होता है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। अब इसको समझने के लिए देखिए किस तरह से हम लोग इसको समझेंगे, दोनों में क्या अंतर है समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए मैं फाइनाइट सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूँ, तो फाइनाइट सैंपल स्पेस ये जो है, इसमें देखिए क्या हो रहा है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने बोला कि आ कॉइन टॉस्ड वंस, ठीक है, एक कॉइन को मैंने मान लीजिए एक बार उछाला, ठीक है, कॉइन टॉस्ड वंस, और मुझे बताना है इसमें कि इसका सैंपल स्पेस क्या क्या होगा। तो आप बोलेंगे भाई कॉइन को अगर मैं एक बार टॉस करूंगा तो सीधी सी बात है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ और आ सकता है क्या? इसके अलावा नहीं आ सकता कुछ भी, है ना भाई? अगर मैं एक कॉइन को एक बार उछालूंगा, ये टॉस करूंगा, तो या तो उसमें हेड आएगा टेल आएगा, तो इसका जो सैंपल स्पेस है फिक्स है। जैसे मैं कहूँ कि डाइस थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार हम लोगों ने थ्रो किया, तो उसमें या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आता है। तो 6 के अलावा क्या इसमें कोई और नई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि वो एक तरह से सैंपल स्पेस उसका फिक्स है, मतलब फाइनाइट है। अच्छा, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस कैसा होता है? जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपसे अ कॉइन टॉस्ड टिल, या कह सकते हैं आप यहाँ पे ले लीजिए थ्री कॉइन्स टॉस्ड टिल हेड कम्स। ठीक, अब इसमें मैंने क्या एक कंडीशन रख दी है, या कह सकते हैं, या दूसरा भी इसमें एग्जांपल लिया जा सकता है, एक कॉइन का भी एग्जांपल लिया जा सकता है। जैसे मैं कह दूं कि अ कॉइन टॉस्ड टिल हेड कम्स। ठीक,
जैसे मैं कह दूं कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, अब मुझे उसे तब तक टॉस करना है जब तक हेड ना आ जाए। ठीक, तो आप बताइए, हो सकता है कि मैंने पहली बार टॉस किया और पहली बार में ही हेड आ जाए? ये हो सकता है। हो सकता है मैंने पहली बार टॉस किया टेल आ जाए, फिर दूसरी बार टॉस किया तो हेड आ जाए। यह हो सकता है कि मैंने पहली बार टॉस किया टेल आए, फिर टेल आए, फिर हेड आ जाए। यह हो सकता है कि पहली बार में भी टेल आए, दूसरे बार में भी टेल आए, तीसरी बार में भी टेल आए, तब हेड आए। हो सकता है कि कम से कम 10, 15, 20 बार टेल आए। ठीक है, जब तक कॉइन नीचे नहीं गिरेगा तब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि क्या आने वाला। तो अब ये देखिए, इसका जो सैंपल स्पेस है ये फिक्स नहीं हो पा रहा है, ये लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। मतलब मैं कह नहीं सकता, हो सकता है यहीं रुक जाए, हो सकता है यहाँ पे रुके, हो सकता है कि आगे इनफाइनाइट में जाके रुके। तो इस ऐसी कंडीशंस को बोला जाता है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। चलिए, अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूंगा इसके आगे, देख लीजिए आप। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग कि इवेंट्स क्या होते हैं, है ना। सैंपल स्पेस मैंने समझ लिया, सैंपल स्पेस मैंने आपको बता दिया, सैंपल पॉइंट बता दिया, सैंपल, है ना। इवेंट क्या होता है इसकी बात करते हैं। इवेंट मैंने बता दिया वैसे क्या होता है, लेकिन इवेंट कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा सा इसमें और डिटेल है तो उसकी बात करते हैं। चलिए, बात करते हैं इवेंट्स की। इवेंट क्या है? ठीक, तो इवेंट के बारे में मैंने आपको इतना तो बता ही दिया है कि इवेंट क्या होता है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। लेकिन यहाँ पे आखिर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफिनेशन बता रहा हूँ इसमें, कि कह सकते हैं हम एन इवेंट is favorable outcomes. An event is any combination of outcomes. An event is any combination of outcomes. ठीक, जो इवेंट है वो कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप उठा सकते हैं भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से किस तरह से सिलेक्ट करनी है, क्या करना है, वो एक तरह से कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लीजिए, उसको बोला जा सकता है इवेंट। ठीक है, आउटकम्स का कोई भी रिजल्ट होगा वो इवेंट कहलाएगा। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ टोटल आउटकम्स, क्या कह सकते हैं, सैंपल स्पेस। ठीक, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ ठीक है,
सैंपल स्पेस। अब जैसे मैं कहूँ कि अ डाइस थ्रोन वंस, तो आप बताइए अगर एक डाइस को एक बार फेंका जाएगा तो इसमें कितने आउटकम्स आएंगे? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, क्या नहीं आ सकता? तो केवल 6 रिजल्ट्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये जो है सभी, ये क्या है, कोई भी रिजल्ट आए ये इसका क्या है, इवेंट्स हैं। तो ये जो इवेंट्स है, जैसे मैं कहूँ कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इवन नंबर आने का कितना चांस है, तो आप बोल सकते हैं कि 2 आएगा तो इवन होगा, 4 आएगा तो इवन होगा, 6 आएगा तो इवन होगा। ठीक है, ये एक इवेंट है। दूसरा इवेंट क्या सकता है, मैं अगर कह दूं इसमें कि प्राइम आने का क्या चांस है, तो आप बोल सकते हैं 1 प्राइम है कि नहीं, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो ये प्राइम नंबर्स हैं। ऑड की अगर मैं बात कर दूं कि ऑड में क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो ये जो है ये टोटल सैंपल स्पेस है, ये टोटल सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस। ठीक, और ये 3 नंबर क्या इन्हीं 6 नंबरों में से हैं, तो ये एक तरह से इसका सबसेट है। ये क्या है, इवेंट्स है, E1 E2 E3 इवेंट्स हैं। तो जो इवेंट होगा वो हमेशा सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, मतलब सैंपल स्पेस से ज़्यादा नहीं आ सकता इवेंट कभी भी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो है वो नंबर 6 आ सकते हैं और इवेंट 7 आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? 1 2 3 4 6 में से ही कोई ना कोई नंबर आएगा। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे सबसे बड़ी बात है। ठीक, चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग पॉसिबल और इम्पॉसिबल इवेंट्स पर। पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स पर। इवेंट्स 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉसिबल इवेंट्स, एक होता है इम्पॉसिबल। तो देखिए अगर मैं कह दूं कि अ डाइस रोल्ड वंस, अगर एक डाइस को एक बार रोल किया जाए तो बताइए क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई नंबर आ सकता है। अब इसी में मैं कह दूं अकरेंस ऑफ नेगेटिव नंबर, तो आप बताइए ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हुआ ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑकरेंस ऑफ नेगेटिव नंबर, तो आप बताइए इसमें नेगेटिव नंबर कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है भाई। 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई नंबर आ सकता है, तो हम इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इसी में अगर मैं कह दूं अकरेंस ऑफ नेचुरल नंबर, अकरेंस ऑफ नेचुरल नंबर, तो देखिए ये तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 में से कोई आएगा और ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये रिजल्ट तो नेचुरल नंबर ही आना है। तो ये एक तरह से पॉसिबल इवेंट है। ठीक, तो ये पॉसिबल इवेंट है और ये इम्पॉसिबल इवेंट है। चलिए आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। अच्छा, इसी को ही ये जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे पॉसिबल एंड, इसी को बोला जाता है श्योर इवेंट।
ठीक ठीक है, पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट, या पॉसिबल इम्पॉसिबल और पॉसिबल, तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल, है ना, और ये हो जाएगा श्योर इवेंट। तो आप बताइए इम्पॉसिबल इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए, या कह सकते हैं कि इसमें मैं ये सोचने की कोशिश करूं कि इम्पॉसिबल जो इवेंट है इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 0। ठीक, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0, क्योंकि ये कभी होगा ही नहीं भाई, कोई चीज़ हो ही नहीं रही है, मतलब उसका 0 चांस है। चांस की बात होती है ना प्रोबेबिलिटी में, मैंने आपको बताया था, तो इसका नेगेटिव नंबर आने का कितना चांस है, 0 चांस है, तो यहाँ पे जो चांस है वो 0 है। और अगर मैं श्योर इवेंट की बात करूँ तो श्योर इवेंट का मतलब ये होता है कि जो है सो आएगा, मतलब कि उसकी पूरी श्योरिटी है। और हम कह सकते हैं कि चांस की बात करें तो चांस उसका क्या होगा, 1 चांस है ना, एक चांस है, उसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी। ठीक, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। अब आप ये बताइए मुझे कि जितनी भी चीज़ें हैं वो श्योर और इम्पॉसिबल के बीच की होती हैं भाई। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ नहीं हो सकती, कोई चीज़ होनी ही है, तो उन दोनों के बीच में क्या बचा, जो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं दोनों के बीच में मूव कर रहा है। तो एक बात हम इससे और समझ सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 to 1 वेरी करती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1, मतलब 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, मतलब कि रेंज कह सकते हैं इसको हम, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, 0 to 1, मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर, या कह सकते हैं किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 को क्रॉस नहीं कर सकती, 1 को क्रॉस नहीं कर सकती, है ना, मतलब 1 से बड़ी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, मतलब 0 to 1 के बीच में मूव करेगी। चलिए, चलिए बात करते हैं इसके आगे, कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें। अब बात करते हैं, देखिए इसी में सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं जरा। ठीक, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट, बात करते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट की। अगर in an event
contains only one sample point is called simple event. किसी सैंपल, अगर कभी भी ध्यान दें कि इन एन इवेंट कंटेन्स ओनली वन सैंपल पॉइंट, अगर किसी इवेंट में केवल एक सैंपल पॉइंट आ रहा है, मतलब उसका केवल एक आंसर आ रहा है, मतलब एक आंसर का मतलब एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग सिंपल इवेंट. कंपाउंड इवेंट क्या है? इन एन इवेंट कंटेन्स टू और more than two sample point is called compound event. ठीक, अब देखिए किस तरह से हम इसको समझें. एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, एक से ज़्यादा अगर इवेंट, एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट आएंगे, मतलब दो या दो से ज़्यादा आएंगे तो कंपाउंड इवेंट, और अगर केवल एक आएगा तो सिंपल इवेंट. जैसे मैं कहूँ कि अ डाइस, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, अ डाइस रोल्ड वंस. एक डाइस है जो एक बार रोल किया गया है. अगर मैं यहीं पे कह दूँ कि अकरेंस ऑफ, या कह सकते हैं कि जो इसका रिजल्ट है वो एक इवन नंबर हो, या कह सकते हैं अकरेंस ऑफ इवन नंबर. इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर. तो आप बोलेंगे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है. भाई इसमें क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. ये सारे इसके रिजल्ट्स हैं. तो इनमें से 2 इवन है, ये इवन है, ये इवन है. 3 नंबर ऐसे हैं जो इवन है. अब इसी में मैं कह दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, तो ओनली 2 होगा. भाई प्राइम तो ये भी है, प्राइम ये भी है, प्राइम ये भी है, ये सारे प्राइम है. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो इवन प्राइम नंबर है वो ओनली 2 है. ठीक है, 2 इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर हियर. 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है. तो आप बताइए, ये जो होगा ये कहलाएगा सिंपल इवेंट, क्योंकि इसका जो आउटकम है वो केवल 1 है. तो इसको बोलेंगे सिंपल इवेंट. और ये है हमारा कंपाउंड इवेंट. ये कैसा है? कंपाउंड इवेंट है. ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 इवेंट 2 तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट. ठीक है, तो ये इवेंट को प्रॉपर तरीके से आपने समझ लिया होगा. चलिए अब बात करते हैं इसके आगे कॉन्सेप्ट जो भी हैं. अब मैं बात करता हूं कि क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डिफिनेशन किसे कहते हैं? ठीक, क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक, क्लासिकल डिफिनेशन का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, है ना, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू मैंने आपको बताया फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स.
ठीक, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन, ये कह सकते हैं बेसिक इसका फॉर्मूला होता है ना, बेसिक इसका फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं कह दूं कि इसी को थोड़ा शॉर्ट में लिखा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इक्वल टू, अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर n, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं n s n e, ऐसे लिखिए, अपॉन n s। ठीक, इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब फेवरेबल इवेंट्स, और ये इसका मतलब है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब पूरा सैंपल स्पेस, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ और समझ लें कि ऊपर ये जो वैल्यू है ये हमेशा लेस देन ही होगी किससे, या इक्वल टू, इससे ज़्यादा ये वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 to 1 वेरी करेगी। ठीक है, 0 से 1 के बीच में होगी, तो ये नंबर कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है कि अगर ये नंबर बड़ा हो जाएगा तो ये वैल्यू 1 को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलिए, आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ इसके न्यूमेरिकल्स पर। ठीक है, छोटे छोटे जो भी न्यूमेरिकल हैं पहले उसको समझते हैं, ताकि ये चैप्टर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, बेसिक्स जो भी डेफिनेशंस थी, जो भी कॉन्सेप्ट थे, वो मैंने आपको ऑलमोस्ट करा दिए। ठीक है, चैप्टर केवल इतना ही नहीं है, चैप्टर इससे आगे भी बहुत कुछ है इसमें, लेकिन आज के लिए जो भी है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 2 dice आर रोल्ड वंस, अगर 2 डाइस को एक साथ रोल्ड किया जाए, या कह सकते हैं कि हम उसको एक साथ फेंकें, 2 डाइस को एक साथ फेंकें, तो यहाँ पे हमें बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, अगर मैं बोलूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें दे देता हूँ, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स। का मतलब होता है कि जब मैंने एक डाइस थ्रो किया, देखिए डाइस ऐसे बनता है, ठीक, ये एक डाइस है, इसमें नंबर्स होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 3 नंबर इसके बैक साइड में होंगे। और वैसे ही दूसरा डाइस होगा, ठीक है ना, इसमें मान लीजिए कि ऊपर साइड 2 है, 4 है, 5 है, इस टाइप से कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक, अब ये 2 डाइस हैं, ये थ्रो किए गए हैं, इसको भी हमने थ्रो किया, इसको भी थ्रो किया। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, एंड एज इट इज इसमें भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6 में से कोई नंबर आ सकता है। अब आप बताइए, डबलेट का मतलब ये हुआ कि जो इसमें आए वही इसमें आ जाए। तो पेयर एक तरह से देखने हैं कि इसमें 1 आया तो इसमें भी, दूसरे में भी 1 आ गया, है ना, इसमें 2 आया तो इसमें भी 2 आ गया, पहले वाले में 3 आया तो दूसरे वाले में 3 आ गया, 4 4 का बनेगा एक पेयर, 5 5 का बनेगा, दूसरा 6 6 का बनेगा। तो आप बताइए कितने पेयर्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक बात और, अगर आप सैंपल स्पेस की बात करें तो अगर एक डाइस है ना, सैंपल स्पेस लिखना भी सीख लीजिए। अगर एक डाइस है तो इसका सैंपल स्पेस होगा
6। अगर 2 डाइस हैं, अगर आप एक साथ साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली वंस, है ना। तो अगर एक साथ आप 2 डाइस थ्रो करते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो 36 होगा, ना कि 12 होगा। बहुत सारे लोग इसमें 12 आंसर कर देते हैं, ठीक है। 36 सैंपल स्पेस होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर में चलता है 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 2 डाइस तो 6 की पावर 2, 3 डाइस तो 6 की पावर 3, n डाइस 3 डाइस अगर है तो 6 की पावर 3 मतलब 216 आएगा, है ना। n नंबर ऑफ डाइस हैं तो इसका 6 की पावर n नंबर ऑफ स्पेस होगा। इस तरीके से इसको लिखते हैं। क्लियर। अब इसी तरीके से कॉइन्स में होता है, कॉइन्स का भी सैंपल स्पेस देख लीजिए। कॉइन्स की अगर हम बात करें, 1 कॉइन अगर है तो सैंपल स्पेस 2 आएगा। 2 कॉइन अगर है तो 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा। पावर में चलता है, ये 2 की पावर में चलता है और जो डाइस होता है वो 6 की पावर में चलता है। 3 कॉइन्स हैं तो आप बोलेंगे 2 की पावर 3 मतलब 8 सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस को लिखने का तरीका है, ठीक। तो आप बताइए इसमें जो अगर फेवरेबल आउटकम्स की बात करें कितने हैं, तो आप बोलेंगे 6 फेवरेबल आउटकम्स है। 6 यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 36। तो आप बोलेंगे 6/36 एंड योर आंसर विल बी 1/6, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 1/6 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हमें निकालना है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ। इसमें जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है डाइस का, सबसे बेहतरीन, अब जरा उसकी बात करते हैं। देखिए 2 डाइस अगर है, देखिए ध्यान से देखें, ये अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये 2 डाइस मैंने यहाँ पे बनाए, ठीक है। इसमें कुछ भी ऊपर मान लीजिए कुछ तो लिखा ही होगा ABC समथिंग, और दूसरा एक और डाइस है, ठीक। इसमें भी कुछ लिखा होगा EFG समथिंग, कुछ लिखा होगा। अब देखिए होगा क्या, मैं बात कर रहा हूँ इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, कंडीशन क्या है, इफ 2 डाइस आर थ्रोन simultaneously, then sum of faces will be। अब क्वेश्चनिंग यहीं से शुरू होती है कि अगर आप 2 डाइस एक साथ थ्रो करते हैं तो उनके फेसेस, मान लीजिए कि पहले डाइस में 1 आया, दूसरे डाइस में 1 आया, तो दोनों का फेस का सम कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये जो फेसेस का सम है वो कितनी तरीके से इसमें चेंज हो सकता है ना, बात उसकी कर रहे हैं हम। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे A आया, जो ऊपर आएगा उसी को हम मानते हैं कि यही हमारा आंसर है, और मैंने इसको थ्रो किया, A आया, इसको थ्रो किया, E आया, है ना। इसमें A आया, इसमें E आया। तो आप बताइए अगर मैं बात करूं कि मिनिमम क्या आ सकता है, सम ऑफ फेसेस विल, मिनिमम एडिशन ऑफ सम ऑफ फेसेस ऑफ 2 डाइस, देन हम कह सकते हैं सम ऑफ आउटकम्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम ऑफ आउटकम्स। और आप बताइए अगर मैं बात करूं कि दोनों का सम मिनिमम कितना आएगा, तो आप बोलेंगे मिनिमम आएगा 2, मिनिमम आएगा 2, दोनों में 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूँ मैक्सिमम क्या आएगा, तो मैक्सिमम आ सकता है 12, ठीक। अगर बात की जाए कि मिनिमम जो आएगा वो 2 आएगा और जो मैक्सिमम आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। मान लीजिए कि इसमें भी 6 आ गया और इसमें भी 6 आ गया, तो दोनों का जो फेसेस का जो सम होगा, या कह सकते हैं इवेंट्स का सम, वो क्या हो जाएगा,
12. तो 12 will be maximum result which can find when 2 dice will be thrown. और अगर 2 की बात करें तो 2 is a minimum result which is find after throwing 2 dice simultaneously. तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं. अब देखिए कंडीशन किस तरह से बन सकती है ना. कंडीशन की बात करते हैं. आप बताइए, मान लीजिए आपने बात की 2 डाइस आपने थ्रो किए, ठीक. तो आप बताइए क्या क्या आ सकता है. मान लीजिए पहले में 1 आया, है ना, पहले में 1 आया, दूसरे में भी 1 आया. ये हो सकता है कि पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए. हो सकता है कि पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए. ऐसा भी हो सकता है कि पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए. इस टाइप से ये बहुत सारी कंडीशन इसमें हो सकती हैं. तो इसी में से ऐसा भी हो सकता है, ऐसे चलते चली जाएंगी, ये सबसे लास्ट में आएगा 6 और 6. जैसे यहाँ पे 1 and 1 आया है, वैसे लास्ट में आएगा 6 and 6. तो इन दोनों के बीच में 1 and 1, 6 and 6 के बीच में अगर मैं कहूँ टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 36 रिजल्ट्स हैं, ठीक है. ऐसे करके 36 रिजल्ट आएंगे. कैसे? 1 जो है वो 1 से लेके 6 तक के नंबरों के साथ होगा. 2 जो है वो भी 2 है जो वो भी 6 नंबरों के साथ होगा. 2 के साथ होगा, 1 के साथ होगा, 3 के साथ होगा. इस टाइप से ये होगा, ठीक है. तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स हैं वो तो 36 हैं. और अगर मैं बात करूँ मिनिमम सम ऑफ आउटकम्स की बात करें, अगर हम 2 डाइस की बात करें तो 2 आएगा और मैक्सिमम क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है. और अगर हम 3 डाइस की बात करें तो 3 डाइस में एज यूजुअल सम ऑफ आउटकम्स मिनिमम कितने होंगे, 3 डाइस में सम ऑफ आउटकम्स मिनिमम कितने होंगे, 3. क्योंकि तीनों में मान लीजिए 1 1 1 आ गया. और मैक्सिमम कितना होगा, तो आप बोलेंगे मैक्सिमम तो इसमें 6 + 6 + 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा मैक्सिमम आउटकम्स. तो इस तरीके से हो सकते हैं. तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सम ऑफ फेसेस का एक रिजल्ट और बताऊंगा, और इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. उसका बैकअप हो गया उस क्लास का, तो ये बेसिक लिखा है, बेसिक हो गया, क्लास का हो गया.